सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका टिकट फॉर यू में। ये एक बेसिकली नई लेक्चर होने वाली है हमारी ओएस क्विक रिवीजन सीरीज की। अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप इसको एक्सेस कर लें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सकें। तो आज की लेक्चर की हम लोग बात करें तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं फाइल मैनेजमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइल मैनेजमेंट में आगे बढ़ने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि फाइल क्या होता है। तो फाइल बेसिकली एक सीक्वेंस होता है लॉजिकल रिपोर्ट्स का। और लॉजिकल रिकॉर्ड्स क्या होता है? लॉजिकल रिकॉर्ड्स आपका एक बाइट्स एंड बिट्स होता है। अब ये आप एक सिंपलिसिटी के लिए लॉजिकल रिकॉर्ड्स को स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा समझ लीजिए। अब हम लोग देखते हैं बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा फाइल्स है वो बहुत टाइप्स में डिवाइड होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे डाटास एंड लॉजिकल रिकॉर्ड्स जो कि होते हैं बिट्स एंड बाइट्स वो डिवाइडेड होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले टाइप की फाइल्स की बात करें तो पहली टाइप की फाइल्स हमारे पास होती है ऑर्डिनरी फाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर फाइल। रेगुलर फाइल बेसिकली एक यूजर इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। यूजर इन्फॉर्मेशन मतलब पीसी या आपके लैपटॉप्स के ओनर यानी जो आप हैं आपका इन्फॉर्मेशन। और एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम भी वो कंटेन करता है। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम मतलब सपोज आपके पास एक इमेज है जो कि जेपीजी फॉर्म में है और आपने उसको एक फाइल में स्टोर करके रखा है। और जब आप उस फाइल पे सॉरी जब आप उस इमेज पे डबल क्लिक करेंगे तो इमेज आपका ओपन हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो कि रन कर सके। तो ये होप सो आपको ये लाइन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। तो आगे आपका जो रेगुलर फाइल है वो एक टेक्स्ट फाइल भी रख सकता है। टेक्स्ट फाइल मींस कि सपोज आपने नोटपैड में कुछ लिखा आपके नोट्स और उसको एक फाइल में स्टोर कर दिया तो एक टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल को भी कंटेन कर सकता है। लास्टली क्या है कि आप इस फाइल में कुछ भी चाहे अपने अकॉर्डिंग तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या चेंजमेंट कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक टेक्स्ट फाइल है, आप उसमें कुछ चेंजमेंट करना चाहते हैं तो आप आराम से उसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। सेकंड टाइप की फाइल्स की बात करें तो सेकंड टाइप की जो फाइल है वो बोलते हैं हम लोग डायरेक्टरी फाइल्स। डायरेक्टरी फाइल्स बेसिकली एक फोल्डर होता है जो कि बहुत सारे फाइल्स को कंटेन करता है। इसके अंदर कुछ डाटा नहीं होते हैं बट ये उस फाइल्स का एक रेफरेंस लेते हैं। जो डायरेक्टरी फाइल्स है उसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते और ना ही उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं बट इससे आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। ठीक है, होप सो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है डिवाइस फाइल। डिवाइस फाइल बेसिकली आपका डिवाइस इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, जैसे कि आपका ड्राइवर्स का इंफॉर्मेशन, अब आपके आपके मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के इंफॉर्मेशन, जैसे आपके प्रोसेस कैसे स्विच कर रहे हैं उस टाइप के इंफॉर्मेशन जो कि हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं। अब डिवाइस फाइल भी यहाँ टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, कैरेक्टर स्पेशल फाइल एंड ब्लॉक फाइल। कैरेक्टर स्पेशल फाइल वो फाइल होते हैं जिसमें आप कैरेक्टर टू कैरेक्टर आप उसमें रीड एंड राइट कर सकते हैं। सपोज कि ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है, ये सपोज मेरा ये डॉक्यूमेंट है, मुझे इसको प्रिंट करना है। तो मैं इसको अगर प्रिंट करूंगा तो प्रिंटर मेरा एक एक कैरेक्टर रीड करेगा। आप ऐसा नहीं होता है कि प्रिंटर बिना रीड किए डायरेक्ट इसको डिट्टो प्रिंट कर देगा। प्रिंटर एक एक कैरेक्टर रीड करेगा, जैसे यहाँ एफ रीड करेगा, उसके बाद आई रीड करेगा, उसके बाद एल रीड करेगा, उसके बाद ई रीड करेगा। ये बेसिकली बहुत फास्ट प्रोसेस होता है इसलिए आपको समझ में नहीं आता है बट प्रिंटर एक एक कैरेक्टर रीड करता है तो इसलिए हम लोग प्रिंटर को बोलते हैं कैरेक्टर स्पेशल फाइल। प्रिंटर का सारे इंफॉर्मेशन जो भी हमारा रहता है वो कैरेक्टर स्पेशल फाइल में रहता है। उसके बाद एक आता है ब्लॉक फाइल। तो ब्लॉक फाइल हमारे हार्ड डिस्क रिलेटेड डाटा कंटेन करता है कि कौन सा प्रोसेस है आपके हार्ड डिस्क में, कौन सा प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है जिसका भी डिमांड आने वाला है, कौन सा प्रोसेस आपका मेन मेमोरी में जाएगा। तो इस टाइप का डाटा आपका ब्लॉक फाइल में रहता है। आगे बढ़े तो आगे हमारे पास होता है एक फीफो फाइल। फीफो फाइल बेसिकली एक टेम्पररी बफर क्रिएट करता है टू प्रोसेस के लिए जो आपस में कम्युनिकेट करके रीड एंड राइट कर सकते हैं। टेम्पररी बफर आप अभी के लिए एक डाटा ही समझ लीजिए। एक्चुअली बफर क्या होता है कि एक कंटेनर होता है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पर अभी आप समझ लीजिए कि टेम्पररी बफर क्रिएट करता है। बफर हम लोग आगे देखेंगे। अब आता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। बेसिकली डायरेक्टरी जो फाइल होता है वो बहुत टाइप के स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होते हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, उसके बाद थ्री लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, उसके बाद असाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी। अब आप देखिए फर्स्ट लेवल में क्या होता है कि हमारा एक डायरेक्टरी होता है और उसके अंदर हमारे बहुत सारे फाइल्स होते हैं। ये होते हैं सिंगल लेवल डायरेक्टरी। डबल लेवल डायरेक्टरी में क्या होते हैं कि हमारे यहाँ पे दो डायरेक्टरी होते हैं। ये मेरा पहला डायरेक्टरी है ये, और ये A1 B1 C1 ये मेरा दूसरा डायरेक्टरी है और उसके अंदर फाइल है। तो यहाँ बेसिकली एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरा डायरेक्टरी होते हैं और उसके अंदर फाइल्स होते हैं। अब थ्री लेवल डायरेक्टरी।
थ्री लेवल डायरेक्टरी में क्या होता है कि एक डायरेक्टरी होता है, उसके अंदर एक और डायरेक्टरी होता है, उसके अंदर एक और डायरेक्टरी होते हैं। इट मीन्स कि तीन लेवल में डिवाइडेड होता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, फिर डायरेक्टरी के अंदर फिर डायरेक्टरी, और उसके अंदर आपके फाइल्स एंड डाटा जो भी है। लास्ट है असाइक्लिक। तो असाइक्लिक देखिए कि एक पहला डायरेक्टरी होता है, उसके अंदर दूसरा डायरेक्टरी होता है, और उस डायरेक्टरी में एक ऐसा आपका डाटा का या फाइल का रेफरेंस हो सकता है जो कि अदर डायरेक्टरी में भी सेम हो। अदर डायरेक्टरी में भी सेम हो, यस। जैसे आप देख सकते हैं फोल्डर 3 में b.txt है एंड फोल्डर 9 में भी b.txt है, और फोल्डर 9 मेरा फोल्डर 4 के अंदर है। तो बेसिकली एक असाइक्लिक डायरेक्टरी है। आप इसको देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप बिगिनर्स नहीं है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की ऑब्जेक्टिव्स या जरूरत क्या पड़ी हम लोग को। तो हमारी डाटा मैनेजमेंट को मीट करने के लिए फाइल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी। ये फाइल मैनेजमेंट क्या करता है कि हमारा परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है, और हमें गारंटी प्रोवाइड करता है कि हमारे जो डाटा है फाइल में वो पूरे वैलिड हैं। और आईओ इंटरफेस में क्या करता है कि एक स्टैंडर्डाइज सेट प्रोवाइड करता है आईओ इंटरफेस के लिए। आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि आईओ अभी आप इसमें नहीं देखना है। आईओ फाइल मैनेजमेंट में हमारा अभी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। ये आईओ आप बस देख सकते हैं, ये किताबी भाषा है, बट आईओ अभी आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो अभी के लिए हम लोग इस आईओ को स्किप करते हैं। आगे है फाइल एक्सेस मेथड। अब फाइल को एक डिस्क से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है कि हमारा जो डाटा होता है वो डिस्क से हम लोग उसी ऑर्डर में रिट्राइव करते हैं जिस ऑर्डर में हम लोग डिस्क में डाटा को स्टोर किए हैं। रैंडम एक्सेस में क्या होता है कि हमारे जो डाटा है उसको हम लोग रिट्राइव करते हैं डायरेक्ट एड्रेस इंफॉर्मेशन से। बेसिकली हमारे पास एक की नंबर होता है, और उस इस जो मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं हैशिंग। की नंबर से क्या होता है कि एक डायरेक्ट एड्रेस इंफॉर्मेशन निकालते हैं, और उस डायरेक्ट इंफॉर्मेशन से हम लोग डिस्क में जो हमारे डाटा है उसको एक्सेस कर लेते हैं। इंडेक्स एक्सेस मेथड में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे इंडेक्स की के अकॉर्डिंग एक डाटा को डिस्क से रिट्राइव करते हैं। आप सपोज एक स्पेसिफिक डाटा को अपने डिस्क से रिट्राइव कर रहे हैं, तो उस स्पेस में आपका इंडेक्स की स्टोर हो जाएगा, और वो इंडेक्स की के एक्सचेंज में आपको डाटा मिल जाएगा, और जब वापस डाटा उसमें स्टोर होगा तो आपको इंडेक्स की रिटर्न हो जाएगा। बेसिकली यहाँ यही फंडा है। अब आगे देखें, तो आगे हमारे पास फिजिकल डिस्क स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली ये आपका जो आप ये सर्कल में देख रहे हैं ये आपका सिलेंडर है। सिलेंडर, इसको आपको डिस्क भी बोल सकते हैं। ये आपका बेसिकली इंटरनल पार्ट है डिस्क का। यहाँ क्या होता है कि आपका जो जो ब्लैक पोर्शन में देख रहे हैं ये आपका मूवेबल हेड सिस्टम है। मूवेबल हेड सिस्टम बोलते हैं। ये आपके जो डिस्क होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एक नहीं मल्टीपल मूवेबल हेड सिस्टम होते हैं। देखिए, पहला मूवेबल हेड सिस्टम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा डिस्क है। डिस्क में एक ट्रैक होती है। अगर क्या होता है, अच्छा यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रैक है, ट्रैक में एक स्पेसिफिक सेक्टर होते हैं। सपोज आपके जो डिजायर डाटा आपको जो चाहिए, एक स्पेसिफिक डाटा, वो इस सेक्टर में है। तो इस सेक्टर में तभी रीड होगा जब ये सेक्टर आपको मोबाइल हेड में पहुंच जाएगा। उससे पहले आपका ये जो डिस्क है ये रीड नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पे यही है। अब क्या होता है कि ये जो मोबाइल हेड है इसको ट्रैक तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं सीक टाइम। और जो ये जो सेक्टर है इसको वापस, मतलब इसको हेड तक पहुंचने के लिए, मोबाइल हेड तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल डिले। इसको हम लोग रोटेशनल डिले बोलते हैं, और ये दोनों का सम को हम लोग एक्सिस टाइम बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे यही लिखा है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपका जो ये जो मोबाइल हेड सिस्टम है जो ब्लैक पोर्शन में है, इसको ट्रैक तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं सीक टाइम। और जो आपका जो सेक्टर है, जो इसमें आपका डिजायर और रिक्वायर्ड डाटा कंटेंट है, उसको हेड तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं रोटेशनल लेटेंसी और रोटेशनल डिले। तो बेसिकली क्या होता है कि आपका डाटा तभी रीड होगा जब आपका सेक्टर मूवेल हेड पे पहुंच जाएगा, और मूवेल हेड आपका ट्रैक पे पहुंच जाएगा। उससे पहले आपका डाटा रीड नहीं होगा, और ये आपका जो डिस्क है ये रोटेट होते रहता है। तो होप सो आप समझ गए होंगे। बेसिकली देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ट्रैक में ही रीड और राइट होता है। हेड है यहाँ पे, तो हेड में ही रीड और राइट होता है, और हेड मेरा ट्रैक पे है। होप सो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये बता दिया सीक टाइम क्या होता है, डिले क्या होता है। मैं आपके लिए डिफिनेशन पढ़ देता हूँ। सो सीक टाइम का डिफिनेशन होता है ऑन अ मूवेबल हेड सिस्टम द टाइम टेकन टू sorry the movable head system, the time it takes to position the head at a track is known as a seek time। जो मैंने आपको बताया कि मूवेबल हेड सिस्टम जो कि आपका ब्लैक पोर्शन में है, इसको ट्रैक तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं सीक टाइम।
और रोटेशनल डिले जो होता है, द टाइम इट टेक्स फॉर अ बिगिनिंग ऑफ अ सेक्टर टू रीच द हेड इज नोन एज अ रोटेशनल डिले। तो मैंने आपको ये बता दिया और दोनों का सम को एक्सेस टाइम बोलते हैं। अब आता है डिस्क शेड्यूलिंग। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि डिस्क शेड्यूलिंग की जरूरत हमें क्या पड़ी? तो सीक टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम लोग वेरियस डिस्क शेड्यूलिंग का यूज करते हैं। आपकी एक प्रॉफिटेबल सिस्टम या एक अच्छा सिस्टम तभी बन पाएगा जब आपका सीक टाइम कम हो। सपोज आप एक डिस्क अपने कंप्यूटर में इंसर्ट किए और वो तुरंत रीड हो जाए। ऐसा नहीं कि आप डिस्क अभी इंसर्ट किए और वो 10 मिनट बाद रीड हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको सिस्टम अच्छा बनानी है तो आपको डिस्क शेड्यूलिंग का यूज करना पड़ेगा टू रिड्यूस एंड टू मिनिमाइज द सीक टाइम। हम लोग डिस्क शेड्यूलिंग यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जो हमारा हेड है वो 53 पे अभी है। जो मेरा हेड मूवेबल हेड है वो अभी 53 पे है और मेरा रिक्वेस्ट इस टाइप से आ रहा है। मेरा डाटा का रिक्वेस्ट है ये। फर्स्ट 98 पोजीशन का डाटा का रिक्वेस्ट आया, उसके बाद मेरा 183 डाटा का पोजीशन का रिक्वेस्ट आया, उसके बाद 37, उसके बाद 122, उसके बाद 14, उसके बाद मेरा 124 पे जो डाटा है उसका रिक्वेस्ट आया, उसके बाद मेरा 65 पोजीशन पे जो डाटा है उसका रिक्वेस्ट आया, उसके बाद मेरा 67 और मेरा जो मोबाइल हेड है वो अभी 53 पे है। तो देखते हैं वेरियस डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स क्या क्या है। तो पहला है एफसीएफएस। इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसमें डाटा किस ऑर्डर में आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका रिक्वेस्ट को एंटरटेन करेंगे। तो यहाँ देखिए मेरा जो हेड है वो अभी 53 पे है। तो मेरा हेड यहाँ 53 पे है। अब मेरा पहला रिक्वेस्ट आया डाटा का, डाटा का पोजीशन का, वो है मेरा 98। तो यहाँ से मेरा मोबाइल हेड 98 पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए तो उसके बाद 183 का आया, तो उसके बाद मेरा 183 पे आ जाएगा। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो उसके बाद 37, तो यहाँ से 37 पे आ जाएगा। उसके बाद 122 तो 122 पे आ जाएगा। उसके बाद 14 तो 14 पे आ जाएगा। उसके बाद 124 तो 124 पे आ जाएगा। उसके बाद 65 तो 65 पे आ जाएगा। उसके बाद 67 तो 67 पे आ जाएगा। बेसिकली जिस ऑर्डर में आपका रिक्वेस्ट आ रही है उसी ऑर्डर में हम लोग इसमें रिक्वेस्ट को एंटरटेन करते हैं। एफसीएफएस का फुल फॉर्म ही होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो जो पहले आया उसको पहले सर्व किया जाएगा। तो पहले 98 है तो पहले 98 को, उसके बाद 183, उसके बाद 37, उसके बाद 22, 122, उसके बाद 14, उसके बाद 124, उसके बाद 65, उसके बाद 67। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये बेसिकली आपका हेड का मूवमेंट का ग्राफ है कि हेड पहले 53 से 98 पे मूव किया, 98 से फिर उसके बाद 183 पे मूव किया, 183 के बाद आपका 37 पे मूव किया। तो ये आपका एक मूवेबल हेड का एक बेसिक डायग्राम है। तो होप सो आपको एफसीएफ समझ में आ गया होगा। अब आता है एसएसटीएफ। तो ये बेसिकली शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की तरह रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे। तो अभी मेरा हेड है 53 पे, 53 पे है। अब कहाँ ये मूव करें जिसमें का सबसे शॉर्टेस्ट टाइम आए, सबसे शॉर्टेस्ट इसको मेहनत करने पड़ेगा। तो 53 से अगर 65 पे आ गया तो इसको सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। आप ध्यान से देखिए 53 से 65 सबसे शॉर्टेस्ट। अब 65 से 67 फिर ये शॉर्टेस्ट है। अब 65 से या तो ये यहाँ पे देखिए अब आपका 65 पे है, या तो ये 98 पे जा सकता था या तो ये 37 पे जा सकता था। तो आप ध्यान से देखें तो 98 माइनस 67 करेंगे तो इसका वैल्यू ज्यादा आएगा अगर आप 67 माइनस 37 से करेंगे। तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसको 67 के बाद 37 पे मिल रहा है, जो 37 पे जाएगा। 37 के बाद सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसको 14 पे जाने से मिल रहा है, तो सबसे 14 पे चल जाएगा। फिर 14 से सबसे शॉर्टेस्ट इसको चलना पड़ेगा 98 तक आने के लिए, तो 14 से 98 आ जाएगा। फिर 98 से सबसे शॉर्टेस्ट इसको चलना पड़ेगा 122 आने के लिए, तो 122 पे आ जाएगा। उसके बाद 124 एंड 183 लास्टली। तो होप सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है स्कैन एल्गोरिदम। तो स्कैन में आप बेसिकली अगर आप स्कैनर में देखे होंगे तो जो अंदर आपका जो स्कैनिंग लाइट होता है वो पहले एक पोजीशन में पूरा जाता है। सपोज आपका ये स्कैनर है, ऐसे स्कैनिंग आपका सेंसर है, तो ये या तो पहले यहाँ से स्टार्ट होगा तो पूरा बैक जाएगा एंड तक, उसके बाद फिर पूरा लास्ट तक जाएगा फॉरवर्ड में, और फिर बैकवर्ड जाएगा फिर फॉरवर्ड जाएगा। तो ऐसे कुछ सिस्टम होती है। तो यहाँ पर भी बेसिकली क्या करेंगे हम लोग कि पहले 53 पे हमारा हेड है, उसके बाद आप चाहें तो या बैकवर्ड जा सकते हैं या फॉरवर्ड जा सकते हो। तो मैं यहाँ बैकवर्ड गया हूँ। तो अगर आप बैकवर्ड जाएंगे तो आपको लास्ट रिक्वेस्ट तक बैकवर्ड जाते ही रहना है। उसके बाद आप बैकवर्ड में वापस रिटर्न नहीं हो सकते हैं। तो 53 में मेरे पास बैकवर्ड में क्या क्या रिक्वेस्ट है, पहला 37 तो 37, उसके बाद मेरा क्या रिक्वेस्ट है 14 का, तो मेरा 40 देखिए 14 का है तो मेरा 14 पे आया। उसके बाद लास्ट आपको जीरो में रिक्वेस्ट नहीं है मेरा, बट ये स्कैन है तो ये पूरा एंड तक जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये जीरो तक जा रहा है।
तो एक पोजीशन मेरा एक डायरेक्शन में खत्म हो गया। अब यहाँ से जब एंड पे आ गया तो स्कैनर आपका क्या होता है, स्कैनर का जो आपका अंदर का जो स्कैनर लाइट होता है वो एंड पे आके फिर फॉरवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो मैं यहाँ एंड पे हूँ और यहाँ से फॉरवर्ड मूव करूंगा। तो फॉरवर्ड मूव करूंगा तो सबसे पहला रिक्वेस्ट मेरा आएगा 65 का। तो 65 मैं ग्रांट कर लूंगा। उसके बाद आप यहाँ दोबारा इसको रिक्वेस्ट को ग्रांट नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका ये पहला रिक्वेस्ट फुलफिल हो गया है। 37 हो गया है, 14 हो गया है, 0 हो गया। 0 तो नहीं था पर स्कैन है तो लास्ट तक आना पड़ता है। तो फॉरवर्ड जाते समय मेरा पहला रिक्वेस्ट आया 65, तो 65 ग्रांट हो गया। उसके बाद 67 ग्रांट हो गया। उसके बाद 98 ग्रांट हो गया। उसके बाद 122 ग्रांट हो गया। उसके बाद 124 ग्रांट हो गया। और लास्टली मेरे पास 183 का आया, तो ये भी ग्रांट हो गया। ये ग्राफ में बेसिकली यहाँ तक शो किया हुआ है, बट स्कैनर अब पूरा लास्ट तक जाएगा, फिर यहाँ मूव करेगा। अगर कोई रिक्वेस्ट होगा तो फिर यहाँ से फुलफिल होगा। तो यहाँ पे रुका हुआ है बट ये पूरा एंड तक जाएगा। होप सो आपको स्कैन का समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सी स्कैन। तो सी स्कैन में क्या होता है, बेसिकली हम लोग 53 पे हैं। अब हम लोग पूरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे एंड तक। तो फॉरवर्ड स्कैन में जाते हैं, फॉरवर्ड जाएंगे तो सबसे पहले 53 के बाद रिक्वेस्ट आएगा 65 का। 65 के बाद आएगा 67 का। उसके बाद आएगा 98 का। उसके बाद आएगा 122 का। उसके बाद आएगा 124 का। उसके बाद मेरा 183 का, फिर 199 मुझे एंड तक जानी पड़ेगी। तो मैं 199 एंड तक आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बैकवर्ड एकदम स्टार्टिंग में चल जाना है। बीच में आपको कोई रिक्वेस्ट को ग्रांट नहीं करना है और ना ही एंटरटेन करना है। यहाँ देखिए, यहाँ से मैं एकदम स्टार्टिंग चल गया हूँ और बीच में कोई रिक्वेस्ट को ग्रांट नहीं किया हूँ। तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि आपको डायरेक्ट फर्स्ट पोजीशन में चल जाना है। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन से आपको देखना है कि कौन सा रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हुआ है। तो फर्स्ट पोजीशन से मेरे पास जो रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हुआ है वो है 14 और 37। तो यहाँ 14 और 37 रिक्वेस्ट ग्रांट हो गया है। आप ध्यान रखें, यहाँ यही डिफरेंस है कि आप डायरेक्ट लास्ट से फर्स्ट चल जाएंगे बिना कोई रिक्वेस्ट को एंटरटेन किए हुए। होप सो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर आप देखें तो ये है सी लुक। ये बेसिकली सिमिलर टू द सी स्कैन होता है, बट सी स्कैन में हम लोग क्या करते हैं, सी स्कैन में क्या करते हैं कि फॉरवर्ड जाते जाते हम लोग सबसे एंड तक जाते हैं, उसके बाद फिर सबसे फर्स्ट तक जाते हैं। यहाँ पे सी लुक में क्या करेंगे, आप फॉरवर्ड जाते जाते आपका लास्ट रिक्वेस्ट तक जाएंगे। इसके बाद आपको लास्ट तक जाने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट रिक्वेस्ट तक जाएंगे। उसके बाद आपका जो इनिशियल में फर्स्ट रिक्वेस्ट आएगा वहां तक जाएंगे। पूरा जीरो तक जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान दें तो हम लोग पूरा जीरो तक जा रहे हैं, बट सी लुक में बस 14 तक जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सबसे स्मॉलेस्ट जो रिक्वेस्ट है वो 14 का है। तो 14 पे जाएंगे सबसे स्मॉलेस्ट, और सबसे हाईएस्ट मेरा 183 है। तो 183 से सबसे स्मॉलेस्ट रिक्वेस्ट के पास चल जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपना उसके अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट को ग्रांट करेंगे। 14 के बाद मेरा 37 है, 37 ग्रांट हो गया। तो यहाँ बेसिकली एक स्मॉल डिफरेंस था। अब आता है कि सीक टाइम कैसे कैलकुलेट करें। तो सपोज यहाँ पे सीक टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको देखना पड़ेगा कहाँ से स्टार्ट हो रहा था। मेरा स्टार्ट हो रहा है 53, कहाँ एंड हो रहा था, मेरा पहला एंड हो रहा है यहाँ, उस पर मैं फॉरवर्ड जा रहा हूँ। आपको पहले एक डायरेक्शन का निकालना पड़ेगा। तो एक डायरेक्शन का निकालने से पहले, निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 53, तो 53 माइनस मेरा कहाँ एंड हो रहा है 0, तो 53 माइनस 0 एक मेरा एक डायरेक्शन का होगा बैकवर्ड डायरेक्शन। और फॉरवर्ड का क्या होगा कि मेरा कहाँ एंड तक जा रहा है, तो मेरा एंड जा रहा है 183। तो 183 माइनस 0, तो यहाँ क्या होगा 53 माइनस 0 प्लस 183 माइनस 0, ये मेरा सीक टाइम है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि कौन सा डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को आपको रेगुलर यूसेस में, या अगर आप सिस्टम डिजाइन करेंगे आगे फ्यूचर में, तो किसको कंसिडर किया जाए। तो यहाँ आप देखें तो यहाँ आपको कंसिडर करने के लिए SSTF है और सी लुक है। SSTF और सी लुक एक कंसिडर करने के लिए एक अच्छा चॉइस है, क्योंकि ये एक अच्छा डिफॉल्ट एल्गोरिदम भी होता है और इसमें ज्यादा लोड नहीं पड़ता है। बट स्कैन एमसी स्कैन में हैवी लोड पड़ता है डिस्क को, जो कि आपके सिस्टम को क्रैश कर सकता है और आपकी डिस्क को करप्ट कर सकता है। तो इसीलिए आप SSTF और सी लुक की तरफ जाए, बेसिकली यहाँ पे यही लिखा हुआ है। और ये तो एक और एग्जांपल लिया हुआ है, आपको मैंने पहले बता दिया। आप इसको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको प्रैक्टिस कर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे टेबल के थ्रू बताया गया है कि कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है। तो फीफो में देखिए सबसे ज्यादा सीक टाइम लग रहा है, तो ये तो आपका लाइन से ही बाहर हो गया। उसके बाद एसएसटी में सबसे नॉर्मलाइज्ड टाइम लग रहा है, तो ठीक है। स्कैन स्कैन में उससे ज्यादा टाइम लग रहा है और सी स्कैन में ज्यादा टाइम लग रहा है। बेसिकली यहाँ सी लुक का नहीं दिया है, बट सी लुक भी एक रीजनेबल चॉइस है आपका। तो आप यहाँ 27.5 मतलब ये आप एसएसटीएफ पे जाएं, स्कैन और सी स्कैन पे ना जाएं, क्योंकि इस पे बहुत हाई प्रेशर आता है आपका डिस्क पे, जो कि आपका डाटा को करप्ट करने में या आपके सिस्टम को स्लो करने में रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो आप यहाँ स्कैन
एंड सी स्कैन पे जाएँ और सॉरी स्कैन और सी स्कैन को अवॉइड करें और एसएसटीएफ एंड सी लुक पे आप ध्यान दें और वो एक रीज़नेबल चॉइस है।